नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोहरी आपके समक्ष लेकर मैं आया हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2025 हिंदी पेपर 2 जो हिंदी का है उसको लेकर मैं आपके समक्ष आया हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से आज मैं 50 प्रश्नों पर बात करूंगा। अगले वीडियो पर फिर 50 प्रश्नों पर बात की जाएगी। इसका हल भी हम बताएंगे किस तरह से जो है अलग अलग जो विधाओं से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आप दिसंबर की जो तैयारी कर रहे हैं 2025 दिसंबर के लिए, उसके लिए आवश्यक है आप इसको एक प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कैसे किया जाएगा, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका एक अनुमान आप इसको लगा सकते हैं। इसका हल भी मैं बताऊंगा। अब देखिए कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं। ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन शब्द जो है स्त्रीलिंग हैं। तो यहाँ पे देखिए भिड़ंत, धनिया, रेणु, बुझावल, रज्जु। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। आप देख सकते हैं यदि पहले उत्तर की बात हम करें, ए स्त्रीलिंग है, रेणु स्त्रीलिंग है, ई रज्जु भी स्त्रीलिंग है, ये भी नहीं हो सकता है। बी नंबर की बात करें तो बी में केवल कहता है बी और डी। तो बी धनिया, धनिया भी स्त्रीलिंग है, डी बुझावल ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी नहीं हो सकता है। सी नंबर में कहता है केवल ए डी ई, ये भी भिड़वंत भी है, डी जो बुझावल है और ई रज्जु ये स्त्रीलिंग है। और डी में यदि ऑप्शन में देखें केवल बी सी की बात करें तो धनिया और रेणु ये भी स्त्रीलिंग है। और निम्नलिखित में से कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं। और इसमें कहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग कहते हैं, सब स्त्रीलिंग है। तो आप कह सकते हैं कोई भी उत्तर जो है सही नहीं है, क्योंकि ए बी सी डी ई सबका सब जो है स्त्रीलिंग है, सभी स्त्रीलिंग शब्द है। इसलिए यहाँ जो भी ऑप्शन है वह गलत है, क्योंकि हिंदी शब्दकोश हरदेव बाहरी के अनुसार सभी विकल्प जो हैं यह गलत है, क्योंकि भिड़वंत, रेणु, रज्जु को ही स्त्रीलिंग शब्द माना है, जो कि असंगत है। ये नहीं हो सकता है। ये सब के सब स्त्रीलिंग है, यह कह सकते हैं। इसका उत्तर जो यहाँ दिया हुआ है वह गलत है। दूसरे नंबर की में बात हम लोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है भाषा की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो कहते भाषा पृथक संपदा है कि अपने पिता की संपदा है, ये नहीं हो सकती है। भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो हम ये देखिए तो कह सकते हैं इसको उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता है। बिल्कुल ये सही है। एक यहाँ सही है, आप देख सकते हैं। अगले इसको उनका जो अगला और क्या क्या है इसमें देखते हैं। तर्क तरह है, भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता और प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है। नहीं, ये गलत है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। हाँ, उसकी एक सीमा होती है, हर भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की व्याकरणिक संरचना समान होती है, बिल्कुल नहीं। हर भाषाओं की व्याकरणिक संरचना जो है अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ हम लोग देखिए कि बी और डी जो सही है, तो यहाँ नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने, यहाँ कहता है। अब देखिए कि केवल ई सी ए ये नहीं, तो ये सी नंबर जो है केवल बी और डी आपका सही है। क्योंकि आप देखते हैं कि भाषा विज्ञान में उनकी जो विशेषताओं की यदि बात करते हैं, प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। ये जो है प्रत्येक भाषा की भौगोलिक
सीमा होती है। और भाषा जो है परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उससे उत्पन्न नहीं कर सकता। ये भी सही है जो हम कर रहे थे। और इसमें देखिए उनकी विशेषताओं में आप लोगों को देखने की आवश्यकता है कि जो भाषा विज्ञान आप पढ़ेंगे, मान लीजिए भाषा विज्ञान की भूमिका पुस्तक को पढ़िएगा, और जो धीरेन्द्र वर्मा की जो पुस्तक है उसमें आप देखिएगा कि उनकी विशेषताओं में आपको मिलेगा भाषा एक सामाजिक वस्तु है, इसका प्रभाव अविच्छिन्न है, यह सर्वव्यापक है, यह संप्रेषण का मौखिक साधन है, यह अर्जित वस्तु है और यह परिवर्तनशील है। प्रत्येक भाषा का अपना स्वतंत्र ढांचा होता है और यह भौगोलिक रूप से स्तरीकृत होती है। भाषा को प्रतीकात्मक, उत्पादक, रचनात्मक, व्यवस्थित, मुखर, गैर सहज और पारंपरिक भी माना जाता है। इस दृष्टिकोण से ये जो है आपका सही है जो मैंने आपको बताया। अब तीसरे नंबर की बात करें हम, यह कहते हैं सूचीवान को सूची 2 से सम्मिलित करने की बात यहाँ कही गई है कि कौन सही है कौन गलत है, उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए कि जो प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं उसमें से जले ठोंड पर बैठी गई कोकिला कूक, तो ये जो है जले ढूंढ पर बैठी गई कोकिला कूक, ये नागार्जुन की है, नागार्जुन की पंक्ति है। और सिंधु सेज पर धरावधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, यह जयशंकर प्रसाद की है। और आगे कहते हैं ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें तेरा अवसाद, या महादेव वर्मा, क्योंकि वेदना की जो बातें होती है वहाँ आप देखेंगे महादेव वर्मा जो है। और अंतिम जो है कहते हैं चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीली तेज पत्थर सी। तो यह गजानन माधव मुक्तिबोध की जो है कथन है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखिए कि ए नंबर की बात करें तो ए में जैसे कि ए का 3, तो ए का 3 जो है जले ठंड, ये तो नागार्जुन की है, ये हो नहीं सकता है। दूसरे नंबर की बात करें तो नागार्जुन चौथे नंबर पे है। अब देख सकते हैं नागार्जुन चौथे नंबर पे है, तो ए का चौथा, बी और डी आंसर में है आपका, तो ये भी कन्फ्यूजन है। तो अगले में यदि हम बात करें, देखिए इसमें आपका है तो बी का सिंधु सेज पर धरावधु अब, तो बी नंबर का उत्तर जयशंकर प्रसाद है, अर्थात 3। तो 3 है आपका यहाँ पे, तो बी नंबर इसका उत्तर होगा, 20 का सही उत्तर है। और सी का एक जो ऐसा तेरा लोग, जो महादेव वर्मा जो वेदना की बात की गई है। और अंतिम में चमकते हैं खड़े हथियार उसके, ये आपका दूसरा नंबर जो गजानन माधव मुक्तिबोध की पंक्ति है। इस तरह से आपको मिलान में भी देखने की आवश्यकता है। 1-2 भी आपको यदि है याद तो उसमें से भी आप देख सकते हैं, दूसरे में नहीं ऑप्शन में तो उसको आप आंख मूंद कर उसका सही आप कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, अंधेर नगरी नाटक के अंकों का स्थान का सही क्रम क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि इस नाटक का जो सही क्रम किस तरह से है, क्योंकि अलग अलग उसका है। तो इसमें सही क्रम यदि हम लोग देखिए नाटक को यदि पलटेंगे तो आपको पहले इसमें ई जो है ब्रह्म प्रांत जो है वो पहला मिलता है। उसके बाद आपको जो है बाजार मिलता है, बाजार के बाद आपको जंगल मिलेगा, जंगल के बाद राज्यसभा मिलता है, फिर इसके बाद अरण्य मिलता है। तो इस तरह के जो भी आपका जिसमें होगा, इसमें ए बी सी और डी वही उसका उत्तर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं ए बी सी डी, यही इसका उत्तर होगा आपका, यही इसका उत्तर है। इस तरह से आपको देखना है, मतलब
पूरी संपूर्ण तैयारी आपको करनी है। और कौन सर कितने में है, किसका कितना है, वो तमाम चीज़ों को आपको देखने की आवश्यकता है। जिससे इसमें भारतेंदु जी की रचनाओं की यदि कुछ हम बात करें, क्योंकि भारतेंदु की अनुदित नाटकों की संख्या 17 बताई जाती है। उनका पहला नाटक विद्या सुंदर को माना गया है और सत्य प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक माना जाता है, जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 में लिखा गया। विषय विस्मोधम 1876 में, प्रेम जोगिनी 1875, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881 में, रत्नावली 1868 ईस्वी, पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी, धनंजय विजय 1873 ईस्वी, मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, दुर्लभ बंधु 1880, कर्पूर मंजरी 1875, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, भारत जननी 1877 ईस्वी, जो उनकी रचनाएं प्रमुख जो नाटक इस तरह से हैं। अब ये कभी कभी क्रम में भी पूछा जाता है, जिसका स्पेशल आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। हम लोग अगले प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृति के द्वार सबके लिए नहीं खोले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह कथन भारतेंदु के किस निबंध से लिया गया है? तो आप लोगों को ये देखना है कि यह किस निबंध से लिया गया है। तो ये निबंध जो है भलाई की बात की जाती है तो दरबारी, और इसमें ये दिल्ली दरबार दर्पण जो उनका निबंध है उससे यह निबंध से लिया गया है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, उसमें आप देखेंगे अलग अलग चीज़ें आपको मिलेगी। अलग अलग कहने का क्या है कि भारतीय में जो निकम्मापन है, भारतीयों में किस तरह से वह कोढ़ियापन है, उसको आपको देखने को मिलता है। और ये इसमें जो है दिल्ली दरबार दर्पण जो निबंध में दिल्ली दरबार का वर्णन मिलता है। और आप उसमें देखेंगे भारतेंदु की जो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की विशेष भावना देखी जा सकती है। यह निबंध 1877 ईस्वी के दिल्ली दरबार के आयोजन पर आधारित है, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य एडवर्ड 7 को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। और निबंध में भारतेंदु ने दरबार की भव्यता एवं धूमधाम का वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने भारतीय समाज पर उसके प्रभावों पर गहरा प्रकाश भी डाला है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो पूछा गया था, कमायनी के निम्नलिखित पंक्तियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप इसको देखिए, बहुत बड़ी चुनौती की बात आप कह सकते हैं। चुनौती इसलिए है कि ये जो पंक्ति है ये सही क्रम में किस तरह से आप इसको देखेंगे, क्योंकि कमायनी जो 1935 में प्रकाशित हुई और ये 15 सर्ग में जो कमायनी है, आप उसको एक सही क्रम में कहाँ से ये पंक्ति है, किस से है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे यही त्रिपुर है देखा तुमने, शास्त्र सहस्त्र रक्षा के पलते, क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते, ये विज्ञान भरे अनुशासन, स्वयं व्यस्त पर शांत बने। तो ये हम देख सकते हैं, इसको जब ढूंढोगे तो सही क्रम आपको मिलेगा। जो एक पहले सबसे पहले आता है स्वयं व्यस्त पर शांत बने, फिर शस्त्र रक्षा में पलते, ये विज्ञान भरी अनुशासन, फिर क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते, यही त्रिपुर है देखते तुमने, ये इसका सही क्रम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप देखिए कि जयशंकर प्रसाद में जब भी आप बात करें तब आप देखिए कि उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे उर्वशी 1909, वन मिलन
जो कविता संग्रह है 1909 में, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, सको उच्छ्वास 1910 में, बब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, झरना 1918, ये जो उनकी रचनाएं हैं। इस तरह से और भी जो भी रचनाएं हैं कथा साहित्य में जो ये लिखते हैं उस पर आपको देखने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो मैं दिखा रहा था किस तरह से सही क्रम की जो बातें हैं, इसका जो सही उत्तर जो ये इसका सी होता है, जो ई से हम लोग पहले शुरू किए थे, तो इस तरह से आपको देखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, ये कहते हैं पीयूष को कहे संदेशरा, हे भौरा हे का, किस कवि की पंक्ति है? यह मौलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है और यह पंक्ति जो है जायसी की जो पद्मावत है जो 1540 में प्रकाशित हुई थी, जो 57 खंड में जो है, और इसमें जो है बारहमासा शैली जो है नागमती वियोग खंड आपको सिलेबस में भी पढ़ना है, वहीं से यह पंक्ति ली गई है कि किस तरह से नागमती अपनी प्रियतम को कौवे और भंवरे से वो संदेश भेजना चाहते, क्योंकि दोनों जो है काले हैं। ये कहते भी हैं कि फिर उसको कहे संदेशरा, हे भंवरा हे काक्षोधनी बृहजरी मोही धुआं जो ये कहते जो उनसे जो मैं मेरे बिरह से जो जल गई है नागमती, उससे जो धुआं उठा उससे हम काले हो गए, ये संदेश तुम दो, ऐसी बात यहाँ की गई है। उनकी जो वो रचनाएं हैं पद्मावत के अलावा अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरा नामा है, मसला नामा है, कनाहत उनकी जो है प्रमुख कृति है जायसी। अगला प्रश्न, स्त्री आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो स्त्री आंदोलन से संबंधित कौन से कथन जो है आपका सत्य है, ये आपको देखने की बात है। कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1848 ईस्वी में नारी मताधिकार का वैधता प्रदान की, ये सही नहीं है। तो अगला प्रश्न है, कहते हैं कि अगला प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि क्या है। 1946 में नारी की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीति, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकार दिलाने के लिए आयोग का गठन किया कि ये सही है कथन। और अगला कथन है कि बेट्टी फ्राइडन कृत द फेमिनिन मिस्ट्रिक अमेरिकी नारीवाद की महत्वपूर्ण पुस्तक, ये जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उस पर इसकी बात की गई है, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे दो जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, आगे मैं बताऊंगा ऑप्शन किस तरह से है। केट मिल्टन की पुस्तक द फैमिली यूनिक स्त्री आंदोलन का लैंगिक पाठ, ये सही नहीं है। सुशासन वेस्टनेट की पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स ने स्त्री आंदोलन को अतिवादी रूप दिया, ये भी उसका सही उत्तर नहीं है। तो यहाँ देखिए ये जो मैं कह रहा था आपको सी और बी और सी के बाद, तो बी एस सी जो डी नंबर है ये उसका सही जवाब है, सही उत्तर है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? अब हम इसमें देखें कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, इसकी बात हम लोग करेंगे। आप इसको देखते हैं कि 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो ये इसका कथन जो है बिल्कुल सही है, ये 2500 का बड़ा ग्रंथ है। मुख्य छंद कवित छप्पई दुहा तमर त्रटक गाहा और अरे, ये भी इस छंद का प्रयोग किया गया है। 69 समय या सर्ग या अध्याय हैं, ये भी सही है। और आगे देखते हैं आगे क्या क्या वो कहते हैं कि और पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संबंधों को बाटों की कल्पना नहीं मानते, वो मानते हैं। और ये कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाय के पुत्र कलहड़ ने पूरा किया था, नहीं,
ये बरदाई के पुत्र जो है जलहन ने पूरा किया था। इनका नाम यहाँ गलत है, इसलिए भी कथन गलत है। तो ये दोनों कथन गलत है, डी और ई जो है यह कथन गलत है। यही इसका सही उत्तर है, बाकी सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मिलित निम्नलिखित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में आप व्यवस्थित कीजिए। पहले जो जिनको सम्मान मिला है, जैसे दो पंक्तियों के बीच मुझे चांद चाहिए, फिर अगला आंगन के पार द्वार, टोकरी में दिगंत, कविता के नए प्रतिमान। तो इसमें हम देखिए कि आंगन के पार द्वार 1964 में अज्ञे की जो कविता है, काव्य है, और कविता के नए प्रतिमान 1971 ईस्वी में नामवर सिंह की जो आलोचनात्मक पुस्तक है मुझे चांद चाहिए, 1996 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। दो पंक्तियों के बीच 2002 ईस्वी राजेश जोशी का काव्य है टोकरी में दिगंत, 2020 ईस्वी में जो अनामिका का काव्य है। इस तरह से यह मिला है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका जो सही उत्तर होगा वो ए है, क्योंकि सी, ई, बी, ए और डी इसका जो है सही क्रम है। तो इसमें आप इसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सूचीवान को सूची 2 से सम्मिलित करें। ये सब अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहाँ प्रश्न है कि मोहनलाल महतो वियोगी, मोहनलाल महतो वियोगी ये कृति है निर्माल्य। इनकी जो कृति है वह ये निर्माल्य है। रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है उनकी पुस्तक है अपराजिता। भगवती चरण वर्मा की जो पुस्तक है मधुकन, उनकी कृति है मधुकन। और नरेंद्र शर्मा जो बच्चा हुई सुलफुल। तो यहाँ इस तरह से जो मैं बना रहा, तो इसका जो सही होगा वही उनका इसमें उत्तर जो उसमें जो है, अर्थात जो हम लोग बनाए उसमें से बी नंबर आता है कि ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो इस तरह से ये रचनाएं आप लोगों को देखने की आवश्यकता है। अगला है हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं। हिंदी ध्वनियों के संदर्भ में कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है। इसमें पहला है ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन रूप मिलता है। बिल्कुल सही है। स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। बिल्कुल निकलती है। व्यंजन वह ध्वनि जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकलती है, उसमें रुकावट स्वर का जो है आवश्यकता पड़ती है। और इसमें अगला जो कहता है जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। बिल्कुल गलत, ये कथन गलत है। मतलब इसमें से डी जो है वह गलत है। अगला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले से बाद के क्रम में, तो पहले से बाद में तो किस तरह से है, आलोचना, तद्भव, बालाबोधनी, इंदु, धर्मयुग। तो इसमें जो पहले कौन होगा, कब प्रकाशन हुआ, कौन सा कब प्रकाशित हुआ है, ये जैसे आप देखिए बालाबोधनी का जो प्रकाशन वर्ष है 1874। आपका इंदुमती जो है अंबिका प्रसाद गुप्त का 1909, और धर्मयुग पत्रिका जो धर्मवीर भारती का है 1950, और तद्भव का अखिलेश जो 1999 में इसे प्रकाशित प्रारंभ। आलोचना जो है शिवदान सिंह चौहान 1951 में प्रारंभ करते। तो यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं।
ए पहले होगा, ए नहीं, सबसे पहले वाला बोधनी होगा जो सी आएगा सबसे पहले। तो आप देखिए कि 1874 अर्थात 1874 जो सी सबसे पहले आपका आएगा। तो सी में हम देखते हैं कि किस तरह से वो पहले आ रहा है। तो दो में आपका यहाँ दिख रहा है, देखिए दो में आपको यहाँ पे दिख रहा है, दो में और ए और बी में दिख रहा है। और उसके बाद डी की हम बात करें तो इसी में हम लिखे थे डी एकदम 1950, फिर 1909। तो उस तरह से करके आप यहाँ देखेंगे 1951 आलोचना ए। तो यहाँ जो है इसका बी उत्तर जो है आपका, यहाँ जो उत्तर होगा वह बी इसका उत्तर है, मतलब इसका उत्तर बी होगा। सी डी ई ए बी अर्थात सी बालाबोधनी, डी इंदु, ई धर्मयुग, ए आलोचना, बी तद्भव। जो बी जो 1999 में जो तद्भव सबसे बाद में प्रकाशित है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बैठते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, जल्दी 50 प्रश्न है। 14 नंबर पर हम लोग आए हैं। सूचीवान को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ भी आप देखिए रचनाकार है और रचना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कौन सी रचना है? प्रदम विजय। हम देखते हैं कि उनकी कौन सी रचना है। उनकी रचना है प्रदम विजय। और लाला श्रीनिवास दास की जो रचना है, लाला श्रीनिवास दास, उसकी रचना है प्रदुम चरित्र, चलिए प्रहलाद चरित्र है। और राधा चरण गोस्वामी, अमर सिंह राठौर और बालकृष्ण भट्ट, दमयंती स्वयंवर। आप जब भी इस तरह से नेट की तैयारी जब करें तो जो गोल रूप से जो रचनाएं हैं उन लोगों की, रचनाकारों की, उन रचनाओं को भी आपको देखने की आवश्यकता है। वो रचनाएं भी आज पूछे जाते हैं, चर्चित रचना ही आपको पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस दृष्टिकोण से यहाँ सूची के अनुसार ये इसका सही क्रम है। और 15 प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न की, इसमें भी सूचीवान और 2 को सम्मिलित करना है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें पहला अंक, दूसरा, तीसरा और 5वां, ये भारत दुर्दशा नाटक जो है उनका स्थान कहाँ कहाँ है। पहला अंक जो है वह इसमें है, बीथी है। और दूसरा अंक जो है शमशान, टूटे फूटे मंदिर। तीसरा अंक मैदान है, तीसरा अंक। चौथा 5वां अंक है। 5वां अंक जो है वह किताब घर का जिक्र है। तो इस तरह से आप देखेंगे इसका उत्तर होगा आपका, इनका उत्तर है बी, इनका उत्तर है बी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो भारत दुर्दशा जो है नाटक, वो 1880 ईस्वी में लिखा गया था। और ये नाटक विधा की रचना है। ये 6 अंकों में और रचित है यह नाटक। और इसमें भारत दुर्दशा जो तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक दुर्दशा का एक प्रतीकात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आप इसमें देखिए उनकी जो नाटक जो वैदेही हिंसा न भवती जो 1873 में, विश्वोधम जो 1874 में, प्रेम जोगनी 1875, नील देवी 1881 और अंधेर नगरी 1881 में लिखा गया। सत्य प्रताप 1883 में।
आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, पहले से बाद के क्रम में। तो इसमें हम देखें कि कवियों की जो रचना है, कवि प्रिया केशवदास, तो कौन रचना पहले है और उसको हम लोगों को यहाँ देखना है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से पहले 1528 के आसपास ये जो है लाल चदास, ये जो हरिचरित्र जो है, जो रचना है, लालच दास की रचना है 1528 में, और ये नरोत्तम दास की जो रचना है सुदामा चरित, ये 1548 में है। केशव दास कवि प्रिया 1601 में, रस खान प्रेम वाटिका 1671, लल्लू लाल प्रेम सागर का जो है 1810। तो इस हिसाब से एक क्रम में देखा जाए तो ये 20 का उत्तर होगा। पहले सी, फिर ई, फिर ए, फिर बी, फिर डी, इस तरह से इसका सही क्रम होगा, ये उसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यज्ञता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। उपरोक्त कथन किसका है? यह कथन किसका है? और मल्लिका, कालिदास, विलोम या निक्षेप, ये आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसमें से इस नाटक को लिया गया है। इसमें से यह कथन जो है कि किनका है, तो यह कथन और आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में लिखा गया है। तो नाटक के पात्र निक्षेप का है और मोहन राकेश द्वारा ये लिखित है, कालिदास के जीवन पर आधारित है, और निक्षेप ने इस कथन को कहा है, उनके द्वारा यह कहा गया कथन है, इनका ही यह कथन है। डी इसका सही उत्तर है। और इसमें देख सकते हैं जो पात्र की बात करें, कालिदास जो नाटक है उसमें कालिदास है, विलोम है, मातुल है, निक्षेप है, मुख्य नारी पात्र में मल्लिका, अंबिका, प्रियंगु, मंजरी, गौण पात्र में दंतुल, रंगिनी, अनुस्वार, अनुनासिक इस नाटक के पात्र हैं। और इनके अलावा जो है अब देखेंगे मोहन राकेश का जो नाटक है लहरों के राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969, पैरों तले जमीन अधूरा है, मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक जो चर्चित 3 है, और पैरों तले जमीन ये अधूरा नाटक है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम। तीसरी कसम जो कहानी से उद्धृत इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करनी है। इसीलिए जब भी आप रचनाओं को पढ़ें उनको ध्यान से पढ़ें कि कौन पंक्ति पहले आती है, कौन फिर बाद में आता है, उसको ध्यान से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर इस तरह से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको उसका उत्तर आपको पता नहीं चलेगा। तो इसमें पहले जो है ये कहते चलो भैया जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सगड़ जो है गाड़ी बहुत मिलेगी, जो हीरामन जो गाड़ी चलाते हैं तो उसी समय की बात है। और उसके बाद देखते हैं कि डी नंबर की, शायद मुझे लगता है डी नंबर हो, तो डी नंबर में क्या है देखते हैं। और इस बार जनानी सवारी औरत या चंपा का फूल जब से गाड़ी महक महक, जो गाड़ी जो लड़की को बैठाने की बात है ये दूसरे नंबर पे आएंगे। और उसके बाद आता है आपका, उसमें बात करेंगे तो इस हीरामन को प्रतीत नहीं मर्द और औरत के नाम में फर्क, ये वो जो हीरामन की बातें हैं। फिर उसके बाद तो मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग
सिखाने वाला भी उस्ताद होता है। और अंतिम में आता है इस हरदम रुपया पैसा रखिए, रुपये क्या करेंगे, चादर, इस तरह की बात है। तो यहाँ उस दृष्टिकोण देखिए तो ये इनका जो है ADBCE, ये आपका जो है D नंबर इसका सही उत्तर आपको मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं रेणु जो है वे आंचलिक उपन्यास और कहानी लिखने वाले हैं। उनकी चर्चित जो कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम से ही यह पंक्ति है। और इसमें रेणु ने इस कहानी में प्रेम, त्याग और ग्रामीण जीवन के यथार्थ को उन्होंने उजागर किया है। हीरामन नामक एक बैलगाड़ी चालक और हीराबाई नामक एक नौटंकी कलाकार के बीच यह कहानी पनपती है, उनके बीच यह कहानी आधारित है। उनकी और चर्चित कहानी की हम बात करें तो डुमरी 1959 में कहानी संग्रह प्रकाशित होती है। आदिम रात्रि की महक 1967 में, अग्निखोर 1973 और एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। रेणु जी की जो ये कहानी संग्रह है, प्रमुख उनकी यह कहानी संग्रह है। आप इसको देखेंगे, ये सब हो सकता है कि दिसंबर 25 में इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे, इसलिए आपको मैं बता दूं कि ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। निम्नलिखित काव्य सिद्धांतों को पहले से बाद के क्रम में किस तरह से आपको सजाना है कि पहले कौन सी काव्य सिद्धांत है, कौन से काव्य सिद्धांत आए। इसमें हम देखें तो पहले प्लेटो का जो अनुकरण सिद्धांत था तो उसका यहाँ जिक्र नहीं है, तो विरेचन सिद्धांत आएगा पहले, जो ईसा पूर्व की बात की गई है। 384-322 ईसा पूर्व की बात है, अरस्तु के द्वारा वो उनके प्रवर्तक हैं। और उसके बाद जो है उदात का सिद्धांत लॉन्जाइनस ने का समय आता है। और उसके बाद काव्य भाषा का जो सिद्धांत है जो विलियम्स वर्ड्सवर्थ लेकर आते हैं। फिर अभिव्यंजनावाद जो क्रोचे के द्वारा जो लाया जाता है, जो 1866-1992 का ईस्वी में है। और मूल्य सिद्धांत जो आई रिचर्ड्स का जो है 1893-1969 ईस्वी में आते हैं, इनका जो समय होता है। और इसमें आप देखें कि आई रिचर्ड्स ने मूल्य सिद्धांत के साथ साथ संप्रेषण सिद्धांत भी लाए थे। तो इसका क्रम इस तरह से होगा। तो यहाँ में जो भी आपका ये सही होगा वही जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा, तो इसमें C नंबर जो है DCABE पहले आता है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चिप की दावत कहानी से दिए गए निम्नलिखित संवादों में से कौन से संवाद शामनाथ की पत्नी की हैं। तो कौन से संवाद जो है शामनाथ की पत्नी की है, हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन से संवाद उनकी पत्नी की है, कौन कौन संवाद हैं। अब इसमें देखेंगे इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। बिल्कुल ये संवाद तो है, मैं एक वीडियो में बनाया भी है, इसको मैंने कहा भी है। और उसके बाद हम देखते हैं, कहते तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेंगे, तो ये उन्होंने नहीं कहा था, ये तो शामनाथ ही इसको कहते हैं। और अगला है कि कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चिप को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा, ये भी शामनाथ का है। और वह कोई बुढ़िया टप्पे सुना दो, दो दो पत्थर अनार दे, ये भी नहीं। जो वो सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। बिल्कुल ये शामनाथ की पत्नी ने कही थी, अर्थात ए और ई। तो आप यहाँ देखिए कि बी नंबर जो है ए और ई, ये इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से आपको कहानी जब भी पढ़ें बहुत ध्यान से पढ़ें, उसको सुने तो
मैं इस पर चीफ की दावत उन्होंने बनाया भी है, आप देख सकते हैं, और इस प्रसंग को भी मैंने लाया भी था, तो इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे सबसे पहले किस पत्रिका के 3 अंकों में छपी थी? तो यह जो है सबसे पहले यह मोहन राकेश का जो है यह सबसे पहले धर्मयुग पत्रिका में यह छपी थी। और धर्मयुग पत्रिका जो साप्ताहिक है, तो साप्ताहिक में 1969 में धर्मयुग पत्रिका में यह नाटक प्रकाशित हुआ, और उसमें मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित यह नाटक था। और इसमें आधे अधूरे में 3 स्त्री पात्र एवं 5 पुरुष पात्र हैं। आप देखेंगे तो मोहन राकेश के जो नाटक है आधे अधूरे, आप इसको देखेंगे किस तरह से कि सावित्री जो है उनको अलग अलग पुरुषों के तलाश में वो जाती हैं, इनकी जो नायिका हैं, और हर पुरुष में उनको कहीं न कहीं एक खामियां दिखाई पड़ती, इसलिए कहते हैं कि सबका मुखौटा अलग अलग है लेकिन चरित्र एक है। आप जब भी इस नाटक को पढ़ेंगे तो ये संवाद आपको जरूर मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं, जो मैं तो पहले भी बता चुका हूँ, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन, बहुत बड़ा सवाल इत्यादि उनके हैं। तो इस तरह की बात आप यहाँ देखेंगे। अगला प्रश्न है सूचीवान 2 की ही बात कीजिए, जो यहाँ पे मिलान ही है। मिलान करने के बाद जो है ABCD जो यहाँ पे है उसमें से कौन सा होगा आपको देखना है। और इसमें देह दुल्हा की बड़ी, तो ये जो है ज्यों ज्यों जोबन ज्योति, इसकी ये है। और काननचारी नीन मृग, काननचारी मीन मृग, नागर नरनी शिकार, भरे भोन में करत हैं नैन हो सुबात। अब अगली पंक्ति जो कौन उसके आगे है, चितवनी रूखे मृगन की हंसी बिनो मुस्कानी। यहाँ पे देखिए कि पंक्ति पूरा किस में हो रही है, दे दुल्हिया की बड़े नागर नरनो शिकार। तो इस तरह से जो उसके क्रम को आगे इसको कहें कि बढ़े और कहाँ वो होता है, इस तरह से आपको देखना है। ये बहुत आवश्यक है। इसका जो है सही उत्तर हम लोग जो मिलान के उसके अनुसार बी है। अगला प्रश्न है, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसकी प्रेमफास में आबाद है। अनादि काल से ज्ञान की मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। यह उपयुक्त कथन जो है यह किनका कथन है? तो यह कथन जो है धातु सेन यह कथन है। और ये भारत जो समग्र विश्व का है, और इसकी जो बात इन्होंने कहा, धातु सेन ने जयशंकर प्रसाद द्वारा सन 1928 में रचित नाटक स्कंदगुप्त का जो पात्र है, इस नाटक में 5 अंक और 33 दृश्य है। नाटक में धातु सेन कुमार दास के रूप में भी जाना जाता है, और यह नाटक गुप्त साम्राज्य के पतन और स्कंदगुप्त के संघर्षों को दर्शाता है यह नाटक। और मातृगुप्त तथा प्रघात कृति भी स्कंदगुप्त नाटक के ही पात्र है, लेकिन यह धातु सेन के द्वारा यह बात कही गई है। जब भी नाटक पढ़े तो कौन से पात्र क्या कर रहे हैं इसका विशेष ख्याल रखें, विशेष ध्यान दें, तभी उनका उत्तर आपको आएगा, तब आप उत्तर बना पाएंगे। निम्नलिखित में से जो कौन किस पत्रिका का संपादन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने किया? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कदम्बिनी का उन्होंने प्रकाशन किया था। सरस्वती का प्रकाशन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला। सुदर्शन देवकीनंदन खत्री जो 1900 ईस्वी में, जासूस गोपाल राम गहमरी 1866 में, और ये जो है आनंद कदम्बिनी जो है 1881 में, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के कवि हैं, उस मंडली कवि हैं, 1881 में यह पत्रिका निकालना प्रारंभ किए थे। अगला प्रश्न है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर से संदर्भित निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन से कथन
इंस्पेक्टर मातादीन के हैं। ये जो है अब देखिए किस तरह से यह कहानी है, हरिशंकर प्रसाई जी की यह कहानी है, एक लोकप्रिय व्यंग रचना है जो उनकी हरिशंकर प्रसाई की कहानी बलराम का जीव भी है, जो आपको यूजीसी नेट किस पाठ्यक्रम में भी है। मैंने इसका वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हैं, और इस पर भी हम लोग बातें करेंगे। तो इसमें जो उनका जो कथन इंस्पेक्टर मातादीन के हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें कहते कि मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मस्तिष्क क्यों नहीं, ये उनका कथन है। और ये कहते हैं कि हमारा सिद्धांत है में पैसा नहीं काम प्यारा है, ये भी उन्हीं का कथन है, अर्थात ए और डी इनका सही है। और बाकी मैं जीवन भर इनसे चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ नहीं, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, डबल ले जाइए, आप बेफिक्र रहें, प्रकाश मैं अपनी मकान, ये उनका जो है कथन नहीं है। पत्नी को भी भेज दूंगा, खिदमत, इस तरह की जो बातें करते हैं ये उनका कथन नहीं है। अब आगे देखिए, इसलिए आप जब भी उसको पढ़े तो बहुत ध्यान से पढ़े, तभी आप जो है उसको बना पाएंगे। अगला है महिला आंचल के अनुसार मेरीगंज गांव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो मेरीगंज की कथा से लेकर उनकी कथाएं हैं, ये कहते हैं कि मेरीगंज गांव का अंग्रेजी अधिकारी ने अपनी बहन के नाम पर रखा था, तो ये सही नहीं है। मेरीगंज गांव में 16 वर्ण के लोग रहते थे, तो ये गलत है। अगला है गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव, ठीक, ये एक सही है। फिर अगला है उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति हैं, ये भी सही है। गांव के अन्य जाति के लोगों का अपना पृथक दल है, बिल्कुल ये गलत है। तो सी और डी जिसमें होंगे वही उसका सही उत्तर होगा, तो ये सी ऑप्शन में ही उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इसमें, अब देखेंगे जो पात्रों की बात यदि हम करें, जो महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो लिखा गया है, यह 1954 में लिखा गया था, यह प्रकाशित हुआ ये उपन्यास। यह मेरीगंज की जो कथा है माध्यम, ये ग्रामीण जीवन, सामाजिक विषमताओं, स्वतंत्रता संग्राम के बाद की स्थितियों को उजागर किया गया है। और इनकी और रचनाओं की यदि बात करें, उपन्यास जो है दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू, बाबू रोड इत्यादि जो है उनके उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, अब हम लोग देखते हैं हिंदी निबंध से जो संबंधित प्रश्न है, उसमें मंतव्यों में से कौन से कथन आचार्य रामकृष्ण शुक्ल के कथन है, वो हम लोग देखेंगे कौन सा कथन उसका है। तो ये कथन है, हम लोग देखते हैं कि इनका कौन सा कथन है। तो अगला कथन की बात करें हम लोग, अगला एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। तो अगला कथन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 1 सेकंड की बात है, हो गया, चलिए। तो इस तरह की बातें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। कौन सा है निबंध में शुक्ल जी का कथन, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें ये जो आधुनिक पश्चात लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। तो ये शुक्ल जी का कथन है। निबंध के विभिन्न रूपाकारों का विकास विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में होता है, ये उनका कथन नहीं है। संसार की हर बात और सब बातों से संबंध है, अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ाता है, किसी का किसी पर, ये उनका सही कथन है। और अगले कहते हैं तत्वचिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की
भिन्नता इस बात से भी है कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मा हृदय दोनों लिए हुए है। तो ये भी सही है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने गद्य कवियों लेखकों की कसौटी है, तो कहते निबंध ही गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही संभव, अधिक संभव है, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, कविता क्या है, काव्य में रहस्यवाद, या ये आचार्य शुक्ल के जो प्रमुख निबंध है उन्हीं से यह पंक्ति आपको मिलेंगे। ये बहुत ही चर्चित निबंध लिखते हैं, आप जानते ही हैं। तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर आधुनिकता के संबंध में जो कथन है वो कही गई है, तो ये कौन सा कथन होगा हम लोग देखते हैं। उत्तर आधुनिकता महावृतांत के विरुद्ध है, ये बात भी सही है। उत्तर आधुनिकता के चिंतन में ईश्वर सर्वोपरि है, ये गलत है। इसमें समतावादी सार्वभौमिक सत्यों को का नकार है, ये सही है। अगला, उत्तर आधुनिकता स्वच्छंदवाद की एक शाखा है, ये गलत है। इनमें से आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार है, तो ये उत्तर आधुनिकता में ये भी सही है। तो इस हिसाब से इनका जो है हम लोग देखेंगे ए, सी और ई, ए, सी और ई आपको डी नंबर पर मिलता है, ये उसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कुछ आप देखेंगे कहाँ पे सही और क्यों है। यदि इसकी हम चर्चा करें तो उत्तर आधुनिकता शब्द अंग्रेजी के पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी पर्याय है। सच्चे अर्थों में जहाँ फ्रांकोइस लोइतार की उत्तर आधुनिकता का जनक माना जाता है, और लोइतार ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज जो 1979 में लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर आधुनिकतावाद महावृतांत के विरुद्ध है। महावृतांत का अर्थ है ईसायत, मार्क्सवाद और वैज्ञानिक प्रगति का मिथ्य, इनके विरोध अब छोटे छोटे अस्मिता समूहों जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि का उदय हो रहा है। तो उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा का अंत, लेखक की मृत्यु, इतिहास का अंत, आलोचक की मृत्यु आदि अनेक मृत्युओं की घोषणा करता है। तो इस तरह से आप लोगों को उत्तर आधुनिकता जो कंसेप्ट है उसको आपको समझने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ जो आदिवासी विमर्श पर जो है संबंधित है, तो कौन सी कृति है। इसमें एक आध कृति होंगी जिसको हम लोग देखेंगे कौन कौन सी जो है कृति हैं। जैसे कि जंगली फूल, तो जंगली फूल जो और नगाड़े की तरह बजते शब्द निर्मला पुतुल की जो है, और मन मारंगड़ा जिसको मन लिखा है, मारंगड़ा नीलकंठ हुआ जो महुआ माझी की जो है, तो ये इसमें जंगली फूल और ये नगाड़े की तरह बजते शब्द, मारंगड़ा नीलकंठ हुआ, ये जो है आदिवासी विमर्श पर है, मतलब डी इसका सही उत्तर है। क्योंकि अब देखेंगे कि जंगली फूल जो है डॉक्टर जोराम यालाम नवाब द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जो अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध आदिवासी जनजाति के जीवन पर केंद्रित है। और डॉक्टर जोराम यालाम नवाब एक अरुणाचली आदिवासी लेखिका है। और अगला से नगड़े की तरफ बसते शब्द निर्मला पुतुल द्वारा रचित कविता संग्रह है, जिसमें आदिवासी समाज की पीड़ा, संघर्ष और उनकी सांस्कृतिक पहचान को उजागर किया है उसे। और मारंगड़ा नीलकंठ हुआ जो 2012 में जब उपन्यास आया, जो महुआ माझी के द्वारा लिखा गया, जो स्त्री आदिवासी विमर्शों से संबंधित उपन्यास है। और अगला जैसे कहे कि मन मांझने की जरूरत अनामिका द्वारा रचित नारी विमर्श से संबंधित है। और परमथ्य गाथा धर्मेंद्र भारती द्वारा रचित एक लंबी कविता है। तो ये सब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए
इसको ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक छूट रहा था, एक शायद इसमें छूटा होगा, खैर जो भी हो उसमें हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न की ओर सीधे हम लोग रुख करते हैं। यहाँ सिक्का बदल गया, कहानी का जो पात्र नहीं है, तो सिक्का बदल गया, कहानी के पात्र कौन नहीं है। इसमें जो ददन मियाँ जो हैं, ये ददन मियाँ इस कहानी के पात्र नहीं है। बाकी जो है पात्र जैसे कि साहनी, शाहजी, शेरे, ये सब जो है दाऊद खां या हुसैना दाऊद खां इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। पेगू, पटवारी, जिलदार, रसूली, नवाब, बीबी इसके अन्य पात्र के रूप में आते हैं। ये कृष्णा सप्ती द्वारा रचित कहानी है, बहुत प्रमुख कहानी है। कृष्णा सप्ती द्वारा रचित बादलों के घेरे जो 1980 में है, वह कहानी संग्रह में संकलित है। और बादलों के घेरे कृष्णा सप्ती का एक मात्र कहानी संग्रह जिसमें कुल 24 कहानियाँ संकलित हैं। तो इसमें ही सिक्का बदल गया यह कहानी है, जो अज्ञे ने सर्वप्रथम प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित किया था और 1947 ईस्वी में हुए देश विभाजन के ऐतिहासिक और हृदय विदारक घटना को आधार बनाया। और इस कहानी का मुख्य पात्र शाहनी जो है, जिसके इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है, आप इसको देखेंगे। अगला है, बालदेव ने वामन दास की गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता क्यों जलाया। तो ये इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने जलाया, क्योंकि मैला आंचल उपन्यास का यह कथन है। और इसका जो सही उत्तर है, ताकि कहते हैं कि वामन दास जो है मिनिस्टर नो बन जाए, वो मिनिस्टर ना बन जाए, इसीलिए उन्होंने उनको जो है बस्ता को जलाने का काम किया था। और इसमें देखिए कि रेणु जी का जो उपन्यास है प्रति परिकथा जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, दीर्घ तपा 1963 में, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, राम रतन राय 1971। और इस महिला आंचल में जो प्रमुख पात्र देखेंगे तो डॉक्टर प्रशांत, कमला, बावन दास, लक्ष्मी, तहसीलदार, विश्वनाथ, ये सब जो इस उपन्यास के चर्चित पात्र के रूप में आपको दिखने को मिलते हैं। अगला है कि भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो। और कहते हैं कि हम तो मजूर ठहरे, जहाँ काम करे वहीं 4 पैसे पाएंगे, गोदान में दातादीन के प्रति उद्गार किसके हैं। तो आप देखिए कि यह उद्गार जो है वो धनिया के हैं, क्योंकि धनिया जो गोदान उपन्यास की मुख्य स्त्री पात्र हैं और होरी की पत्नी है। और इस उपन्यास में धनिया के जो पुत्र का नाम गोबर, पुत्री सोनार रूपा है, 2 पुत्री हैं। और इसमें मातादीन एक पात्र है जो सिलिया नामक चमारी से प्रेम करता है। और गोदान एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, इनका प्रकाशन 1936 में हुआ था। प्रेमचंद के जो प्रमुख उपन्यास देखें तो सेवा सदन जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932। उसके बाद गोदान 1936 में, कहीं गए आपको 1945 मिलता है, 1935 मिलता है सॉरी, लेकिन 1936 ही इसका प्रकाशन माना जाता है। अगला प्रश्न है, तुम आत्मा का धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और जीव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किस कृति की भूमिका में इन्होंने लिखा है। तो यह जो उनकी उर्वशी जो है उस पर इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है भूमिका में, क्योंकि दिनकर ने उर्वशी काव्यकृति में पुनर्वा और उर्वशी के माध्यम से प्रेम और
श्रृंगार के साथ साथ आध्यात्मिक पक्ष का निरूपण किया है। दिनकर ने इस कृति की भूमिका में लिखा कि आदमी हवा और पत्थर के दो छोरों के बीच झटके खाता है और झटका खाकर कभी इस ओर कभी उस ओर मुड़ जाता है। प्रेम कभी संन्यास और संन्यास कभी प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम प्रकृति और संन्यास परमेश्वर है। और इसीलिए दिनकर को यही जो प्रेम की ओर और उनके जो हुंकार या जो राष्ट्रीय चेतना पर जो रचनाएं लिखते हैं, इसलिए दिनकर को आग और राग के कवि भी कहे जाते हैं। कभी प्रश्न भी पूछे गए थे। उर्वशी जो 1961 में जब आई थी और इस पर 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और इसके अलावा रेणुका जो 1935 में, हुंकार 1939 में, रश्मि रथी 1952, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, इतिहास के आंसू 1951 उनकी जो प्रमुख काव्य कृति है उस तरह से वह प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, तुम सब हो मार्केट जिनका साथ सागर पार है, पर ग्राम की वह हाट ही उनका बड़ा बाजार है। ये भारत भारती के निम्नलिखित में से किस भाग से है? अब देखिए कि जो भाग की जब बात की जाती है तो बहुत विचित्र है, लेकिन मार्केट की बात है तो ये कृषि और कृषक से है, क्योंकि हाट बाजार की जो बातें कहीं न कहीं कृषक से संबंधित होती है, इसीलिए कृषि और कृषक भाग से यह है। भारत भारती की जो रचना जो है 1912 में उन्होंने की। उनके अलावा अन्य रचनाएं जो उनकी जो है से रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, झनकार 1929, पंचवटी 1925। इस तरह से उनकी रचनाएं आप देख सकते हैं। और अलग अलग की बातें करें हम लोग तो, और हम लोग देखते हैं कि आगे का प्रश्न क्या है। भाई कहते हैं कि भाई सरकार पैसा का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, 20 बार एक ही बातों को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। भोलाराम का जीव में यह वार्तालाप किन चरित्रों के माध्यम से हुआ है? तो ये आप देखेंगे, ये जो चरित्र है ये साहब और नारद के बीच जो है, नारद और साहब के बीच जो है, उसी चरित्र पर यह बातें की गई है। क्योंकि भोलाराम का जीव कहानी का मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ, उसमें देख सकते हैं किस तरह से बातें वो करते हैं, वो वजन की बातें करते हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, तो इसको आप देखेंगे। उनकी और भी रचनाएं क्योंकि व्यंग पर लिखते हैं, जैसे कि सदाचार की ताबीर, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर जो उनका चर्चित निबंध है, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, कहत कबीर, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे। इस तरह से प्रेमचंद के फटे जूते हरिश्चंद्र प्रसाद द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, मानस का हंस की आमुख के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने निम्नलिखित में से किस रचना को खास तौर से पढ़ा था? तो हम लोग देखिए कि मानस का हंस को लिखने के पहले जो है अमृतलाल नागर ने किन रचनाओं को सबसे पहले यदि पढ़ा था, वो तो विनय पत्रिका को उन्होंने सबसे पहले पढ़ा था और उसके बाद ही उन्होंने इसे लिखने का काम किया था। क्योंकि और अमृतलाल नागर का जो एक उपन्यास लिखते हैं, उपन्यासकार के रूप में विशेष है। उनका महाकाल 1947 में, सेठ बांकीलाल 1955 में, बूंद और समुद्र 1956 में, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी में, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982 ईस्वी,
और अग्निकरवा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990 उनके जो है प्रमुख उपन्यास हैं। तो एक बहुत बड़े उपन्यासकार के रूप में अमृतलाल नागर जाने जाते हैं। तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते थोड़ा सा जल्दी में। निम्नलिखित कविता अंश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि जो सही क्रम है उसको आपको व्यवस्थित करना है, क्योंकि इसमें जो सही क्या होगा इसे तब कहीं देखने मिलेंगे बाहें तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, जिनमें कि प्रतिफल कांपता रहता अरुण कमल एक, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। तो ये कविता का अंश जो है सही क्रम में यदि हम लोग देखें, ये गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित अंधेरे में नामक जो लंबी कविता है उसी से यह है। कविता का प्रथम जो प्रकाशन कल्पना में हुआ 1964 में, और आशंका के दीप अंधेरे में नामक से हुआ था, लेकिन चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में, या भूरी भूरी खाक धूल 1980 इनकी जो है, और ब्रह्म राक्षस की बात हो, अंतकरण का आयतन है, भूल गलती मुक्तिबोध और रचित रचनाएं हैं। इसको यदि इसका सही क्रम है हम देखें तो अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगे बाहें। इनका सही उत्तर है ये सी होगा। DBEAC के माध्यम से हमें जो है उसका सही उत्तर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक में झंडा ऊंचा रहे हमारा तथा रघुपति राघव राजा राम आदि का सृजनात्मक व्यंग्यात्मक अर्थ का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है बकरी नामक जो नाटक है इसमें किया गया है। बकरी जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया नाटक है, जो 1974 में लिखा गया नाटक था। इसमें व्यंग्यपूरक अर्थ में इसमें देखा गया है, और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार, आम आदमी का शोषण, गांधीवाद के नाम पर सत्ता हथियाने और सिद्धांतों को नज़रअंदाज करने वाले नेताओं पर बयान किया गया। इसमें बकरी गरीब जनता का प्रतीक है। नाटक की कथा वस्तु 2 अंकों में विभाजित है तथा प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। सक्सेना जी ने कि अन्य भी नाटक हैं, लड़ाई 1979 ईस्वी, अब गरीबी हटाओ लिखे हैं, महाभोज 1982 मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है, अंजो दीदी 1955 में उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित है, सिंदूर की होली 1934 में लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक है। जो इस तरह से अन्य नाटकों की बात हम कर सकते हैं, अलग अलग नाटकों की भी, अलग अलग रचनाकारों की भी हम देख सकते हैं उसमें। और निम्नलिखित संस्थानों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार आप जो है सजाने की बात है, तो यहाँ पे आप देखिए कि प्लॉट विलियम कॉलेज की बात करें तो ये 1800 में ये प्लॉट विलियम कॉलेज का संस्थापक होता है। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ये 1918 में ये इसका संस्थापक है, और इसके संस्थापक है महात्मा गांधी। और हिंदुस्तानी एकेडमिक इलाहाबाद 1927 में इसको जो है सर विलियम्स मैरिस ने इसके संस्थापक थे। और भारतीय ज्ञानपीठ जो 1944 में इसे स्थापित की जाती है, और इसे करता है साहू शांति प्रसाद जैन तथा रमा जैन ने। और संगीत नाटक अकादमी जो है 1953 में इसको स्थापित करते हैं भारत सरकार द्वारा। तो इसमें जो है जो भी अलग अलग है, ये जो क्रम से हम लोग देखेंगे तो इसमें सही क्रम नहीं होगा, इसमें जो है गलत संस्थानों का जो है वर्ष में पहले से बाद के क्रम में यहाँ अशुद्धियाँ हैं। जो यूजीसी नेट की जो परीक्षा भी कंडक्ट कर रहे हैं, जो संस्था है जिसकी हम बात करें NTA द्वारा जो है उसमें गलत
दिया है, ये सही नहीं है। अगला नंबर है सूची 1 और 2 को हमको सम्मिलित करना है। तो इसमें हम देखिए कि आवारा मसीहा जो है, आवारा मसीहा में कौन सी पंक्ति है अब हम देखेंगे। उसमें उनकी पंक्ति है, आवारा मसीहा की पंक्ति है, बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते वह मानो मन ही मन उसने विदा लेने लगा। शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना ही होगा, से यह पंक्ति है। और हम लोग अगला देखें तो मुर्दई इसकी बात करें। इससे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं जो आत्मकथा है, उसमें कहते हैं लेखन द्वारा अपनी अनवरत यात्रा जिसका ना कोई अंत है ना ये जो है सीधा सीधा है, जो मंजिल बस निरंतर चलते जाना ही इसकी अनिवार्यता है, शायद नियति भी है। और मुर्दैया से हम देखते हैं कि मुर्दैया की कौन सी है। तो मुर्दैया में हम लोग देखिए तो मुर्दैया में ये होगा आपका, ये जो है इसका मुर्दैया में, जब मैं 3 साल का हुआ गांव में चेचक की महामारी आई, मेरे ऊपर गहरा प्रकोप पड़ा, जो उनकी दाई आंख भी हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो गई थी। और अंतिम एक कहानी यह भी है, ये इसका अंतिम ही है जिसको लेखक द्वारा अपने को अभिव्यक्त की गई है। अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं। इतने दिनों में मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर वह कह सकता हूँ कि कलाकार के लिए सबसे बड़ी सौगंध नहीं कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उठा, जो उसमें नहीं उमड़ा घुमड़ा अनुवादों के मामलों में भी। तो आप जो भी सिलेबस में कहानी है उसको संपूर्ण पढ़ें ताकि आपको सही उत्तर आपको मिलेगा। इसका डी इसका जो है सही उत्तर इसमें होगा, ये डी इसका सही उत्तर होगा। आप जो तभी कहीं न कहीं यूजीसी नेट में बहुत आसानी से आप उत्तीर्ण होंगे। इसमें कहते प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। उपयुक्त उदाहरण शेखर एक जीवनी भाग 1 की किस खंड से उद्धृत है। तो भाग के ये से यह किस खंड से उद्धृत है, तो उषा और ईश्वर खंड से यह उद्धृत है, क्योंकि यह प्रेम ने मनुष्य को जो मनुष्य बनाया। इसके बाद शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है उसका 2 भाग है, प्रथम भाग से लिया गया है और उत्थान तथा दूसरे भाग का नाम संघर्ष रखा है। और दूसरे भाग संघर्ष के 3 उपभाग हैं, पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शरीर, शशि और शेखर। और शेखर एक जीवनी के द्वारा ये रचित उपन्यास है जो 2 भागों में है। इसका प्रथम भाग 1940 में तथा दूसरा भाग 1944 में। और उनकी और रचनाएं नदी के दीप 1951, अपनी अपनी अजनबी 1961 ये की उपन्यास हैं। और 2-4 में ही हम अंत करेंगे, 50 हो जाएगा। उसके बाद अगला फिर हम लोग आगे 50 की बात करेंगे। आगे के निम्नलिखित कहानियों को उनके जो है प्रकाशन वर्ष के पहले से बाद के क्रम में आपको सजाना है। तो गेनग्रीन जो है 1934 में लिखा गया था और बिपथगा जो है 1937 में और होली बोन की बत्तखें 1947, जयदोल 1951 और कलाकार की मुक्ति 1954 में प्रकाशित हुई थी। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ जो प्रश्न जो दिया है ये जो लोग मानते हैं लेकिन वो भी गलत है। अर्थात यहाँ भी जो एनटीए ने जो दिया है विकल्प उसमें माना लेकिन वह संगत नहीं, वो गलत है। अगला हम लोग देखिए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोविश्लेषण से संबंधित है। तो मनोविश्लेषण से कौन सा कथन संबंधित है, कौन कौन सही है इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें देखते हैं मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी की साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है, तो ये सही है।
और अगला हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि एडिपस कॉम्प्लेक्स ग्रीन नायक इलेक्ट्रा के नाम पर है, ये नहीं है, ये तो गलत है। और अगला कहते हैं फ्राइड का मानना है कि मानव का छोटा से छोटा व्यवहार भी स्वप्रयोजन होता है, अर्थात फ्राइड का मानना सही है। एडलर के अनुसार लिबिडो तथा कामवृत्ति का उतना महत्व नहीं जितना अहम का है, यह भी उसका कथन सही है। बाकी जैसे युंग ने ईड, ईगो और सुपर ईगो की परिकल्पना प्रस्तुत की, ये मनोविश्लेषण बात में नहीं है, मतलब इस तरह से कहे तो ए सी डी अर्थात ये सी नंबर उसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत के संदर्भ में आचार्य रामजी शुक्ल की जो निम्नलिखित टिप्पणी का जो सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। जो सही क्रम पद्मावत से है वो किस तरह से है हम देखेंगे, लेकिन इसमें जो उत्तर दिया हुआ है, जो आयोग ने जो दिया है उसमें कहीं न कहीं गलत है, लेकिन उसको एक क्रम से यदि हम देखें तो उसका जो सही क्रम होगा वह इस प्रकार से होगा, क्योंकि हम देखिए कि पद्मावत में जो प्रेम गाथा की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं न कहीं जो है गलत है। तो इसमें पद्मावत में जो प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, लेकिन यह परंपरा का सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह एक 1540 में यह प्रकाशित है, कुल 57 खंड में है, अवधी भाषा में लिखा गया है। नागमती पद्मावती रत्नसेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो इस तरह से उसका जो आंसर है वह गलत है। खैर अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बालमुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभु के चिट्टे में उल्लिखित निम्नलिखित चिट्ठों का सही क्रम क्या है। जो चिट्ठी हैं उसका जो सही क्रम है वह क्या है, तो उसका सही क्रम है, आपका सही क्रम है बनाम लॉर्ड कर्जन पहले आएगा, फिर बेसराय का कर्तव्य वो दूसरे नंबर पे आएगा, अर्थात हम देखें तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर में आएगा, फिर उसके बाद बंग विच्छेद आएगा तीसरे नंबर में, फिर उसके बाद आएगा ये चौथे नंबर पे लॉर्ड मिंटो का स्वागत तो सर सैयद अहमद खान, ये 5वें नंबर पे आएगा। तो इस तरह से जो है जहाँ पे आपको होगा ए सी तो आपका बी नंबर पे आपका मिलता है, अर्थात बी इसका सही क्रम होगा, इसका सही उत्तर होगा। और ये शिव शंभु का जो चिट्ठा है ये तत्कालीन गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध यहाँ यह लिखा गया था, ये काफ़ी प्रसिद्ध ये भी निबंध है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति पंक्तियाँ अमीर खुसरो द्वारा रचित है। अमीर खुसरो द्वारा जो पंक्ति है ये कौन सी पंक्ति है, इसको हम लोग देखते हैं। अमीर खुसरो की जो पंक्ति है, एक नार पानी को भानी तान बाको सगरा ज्यों पानी, ये तो इसका कहीं न कहीं ये मेरे हिसाब से ये भी पंक्ति आपका जो है इसमें जैसे कि एक नार ने अचरज किया सांप पर पिंजरे में दिया, ये कहता है कि एक मिनट देख लेते हैं कौन सी काय पंक्तियाँ तो रचित है, ये कौन कौन सी जो पंक्ति है उनके द्वारा रचित है। तो इसमें ए है, ये भी है, और आपका सी जो है एक नार में अचरज किया काफ़ी चर्चित है, और चाम मास वाके नहीं खाड़ हाड़ में वाके छेद, ये भी उनकी जो है, अर्थात ये 3 जो है उनकी है, बाकी उनके द्वारा रचित नहीं है। और ये खालिक बारी जो उनके जो शब्दकोश हैं, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखनी, गजल, उनकी जो चर्चित रचना है। मुर्दैया आत्मकथा को
तुलसीराम ने विभिन्न उपशीर्षकों के माध्यम से विभाजित किया। तो ये उपशीर्षक जो है इसका सही क्रम क्या है, किस तरह से इसका जो सही क्रम होगा वो हम लोग देखेंगे। तो सही क्रम है भूतही जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि, वह पहले आपका भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि है। फिर उसके बाद मूर्धया तथा स्कूली जीवन, मूर्धया तथा स्कूली जीवन ये होगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं अकाल और अंधविश्वास, और उसके बाद मूर्धया के गीत तथा लोक जीवन। फिर आपके बाद उसके बाद ये भूतनिया नागिन। ये जो उसका जो क्रम है उसके बाद कौन आता है, इसके अनुसार यहाँ जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके अनुसार इसका ऑप्शन जो होगा वह सी होगा। सी उसका उत्तर है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के लिए। ये सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। जो निबंध है, निबंध की पंक्ति है, इसमें सही जो है पंक्ति क्या है, उठ जाग मुसाफिर। उठ जाग मुसाफिर की जो सही है वो कहते हैं कि जवानी की आँखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आँखों में प्रकाश होता है। ये उसका सही है। और अगला है उत्तरापा लघुनी के आसपास। तो ये कहते हैं जवानी की जो बात यहाँ करते हैं, देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पे है, ये जवानी एक चमचमा धारदार खडक है उनका ये है। और मजदूर और प्रेम जो निबंध है, तो मजदूर और प्रेम में वो कहते हैं कि हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। क्योंकि मजदूर प्रेम की बात है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून ये तीसरे नंबर का है। ये जो है मैं एक वीडियो बनाई उसमें आप देख सकते हैं। अल्पक पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, एक वीडियो पे मैं इस पर बात भी किया हूँ, आप इसको देख सकते हैं। बिल्कुल ये सही प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न है यही लास्ट प्रश्न था। अब आगे हम लोग देखेंगे, कहीं कहीं पे आपको दिक्कतें हों तो आप बोल सकते हैं। अगर अगले जो 50 प्रश्न पर हम बाद में विचार करेंगे। इस तरह से आपको तैयारी करना है, बहुत गंभीर रूप से तैयारी करने की आवश्यकता है।